हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी अमित गौड़ और हमारी सीरीज चल रही है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर। और आज का टॉपिक है हमारा कंसीडरेशन। कंसीडरेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वन ऑफ द इसेंशियल एलिमेंट होता है और इसी के ऊपर हमारा आज का पूरा एक डिस्कशन रहेगा। चलिए, सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या डिफाइन करता है? डिफाइन करता है कि व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर के डिजायर पर, किसके डिजायर पर? प्रोमिसर के डिजायर पर। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी अपने मन से मैं कुछ कहूं तो वो चल जाएगा, नहीं, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। ठीक है, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, काम कौन किसको करना है? प्रोमिसी या उसके बिहाफ पर कोई भी और भी बंदा कर सकता है, लेकिन डिजायर पर रहेगा प्रोमिसर के ही। ठीक है, तो प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, कोई और बंदा या प्रोमिसी क्या करेगा? हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, या तो वो ऑलरेडी कर चुका है कोई काम, या फिर किसी काम को करने से उसे रोका गया था तो वो रुक गया था। ठीक है, और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, या तो वो कर रहा है इस समय, करेगा, करता है, ठीक है, या फिर रुक गया है कुछ काम करने से प्रेजेंट में, और प्रोमिसेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, वो कुछ काम भविष्य में कुछ करेगा, उसने प्रॉमिस किया इस बात का, या फिर उसने प्रॉमिस किया कि भाई ये काम नहीं करूंगा, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो सच एक्ट और एब्सटीनेंस, या तो वो काम या उसका काम करने से रुकना, ठीक है, और प्रॉमिस, भविष्य के लिए जो उसने प्रॉमिस किया, वो प्रॉमिस कहलाएगा कंसीडरेशन। ठीक है, चलिए, तो कंसीडरेशन हम लोगों ने बेसिक बता दिया कि कंसीडरेशन मूव करेगा प्रोमिसर के डिजायर पर। कौन करेगा? प्रोमिसी पूरा करे या कोई और बंदा करे? क्या करेगा? या तो वो कुछ काम करेगा या एब्सटेन फ्रॉम डूइंग करेगा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर किसी में भी हो सकता है, और यही कहलाएगा हमारा कंसीडरेशन। तो कंसीडरेशन इज अ प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड इट कैन बी राइट, ये कोई आपका अधिकार हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है किसी चीज में, एज वेल एज आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है। चलिए, जैसे एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा कि भाई मैं आपकी एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूं, उस प्रॉपर्टी के लिए मैंने कहा 1 करोड़ रुपए मैं दूंगा, तो ऑटोमेटिकली ये मेरा अफर्मेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, पॉजिटिव वे में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। चलिए, एब्सटिनेंस फ्रॉम डूइंग, मैंने कहा जी मैं कुछ काम करने से रुकूंगा। मान के चलिए आप मेरे पड़ोसी हैं, मैं आपने मेरे पड़ोसी, आप आए मेरे पास कि जी सर प्लीज आप अपनी ना, आपका मकान 4 मंजिला लीगली बन सकता है, लेकिन प्लीज आप ना इसमें 1 मंजिल मत बनाओ, क्योंकि आप 1 मंजिल बनाओगे तो मेरे घर में धूप आनी बंद हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है यार, कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है मैं अपनी 4थी मंजिल नहीं बनाऊंगा, लेकिन इसके बदले में मैंने आपसे कुछ बार्गेनिंग करी, आपने कहा मान लीजिए 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए जो भी दिए, तो ये मेरा एब्सटिनेंस, मैं कुछ काम करने से रुक गया, तो ऑटोमेटिकली ये मेरा हुआ कंसीडरेशन। कंसीडरेशन एक पार्ट, 2 पार्ट, ठीक है, दोनों तरफ से लेने के, मतलब अदले के बदले हो रहे हैं यहाँ पर कि मैं कुछ काम करूंगा, आप उसके बदले में कुछ काम करोगे, दैट इज कॉल्ड कंसीडरेशन। चलिए, जैसे इसी का एक और एग्जांपल लिया, ए प्रोमिसेस हिज डेटर बी। अब मान के चलिए मैंने कहा कि जी एक आदमी ने किसी से कर्जा लिया और कर्जा लेने के बाद वो कर्जा नहीं लौटा रहा है, अभी नहीं लौटा रहा है, तो ऑटोमेटिकली सज्जन के पास ऑप्शन क्या होगा? वो कहेगा भाई साहब मैं तो कोर्ट में चला अपने पैसे रिकवर करने के लिए। तो मैं दूसरे जिसने कर्जा लिया था उसने कहा भाई साहब सॉरी मेरी गलती, एक काम करो, आपको मान के चलिए मैंने आपसे 1 लाख रुपए कर्जा लिया, तो मैंने कहा कि भाई साहब 1 लाख रुपए की छोड़ो, 1,10,000 रुपए दूंगा, प्लीज कोर्ट में केस मत फाइल करो। ठीक है, तो अब ये जो 10,000 रुपए है ये मुझे लीगली देने पड़ेंगे, और ये क्या है? एब्सटिनेंस। मैंने अपना कोई राइट कुछ समय के लिए फॉरगो किया है, मैं कुछ काम करने से रुक गया हूं। चलिए जी, अगर ये कंसीडरेशन है तो फिर कंसीडरेशन के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो हम लोग कहते हैं समथिंग शुड बी डन, कुछ किया जाना चाहिए, और एक्सटेंड फ्रॉम डूइंग, कुछ काम या फिर कुछ काम करने से रुका होना चाहिए। अगेन क्या काम और किस पे? एट द डिजायर ऑफ, किससे? प्रोमिसर की इच्छा से। ऐसा नहीं कि मेरी अपनी इच्छा से आप आए, मैंने कहा कि भाई साहब मैं आपका मकान खरीदना चाहता हूं, आपने कहा ठीक है जी मैं अपना मकान बेचना चाहता हूं, मैंने कहा ठीक है मैं आपका मकान खरीदूंगा 50 लाख रुपए में। मेरी इच्छा नहीं है, प्रोमिसर, वो जो मकान बेचना चाहता है वो है इस समय प्रोमिसर, तो उससे पूछो कि उसकी इच्छा क्या है, वो उस मकान को कितने में बेचना चाहता है। अगर वो बेचना चाहते हैं मान के लीजिए 1 करोड़ रुपए में, तो वो 1 करोड़ है, उस 1 करोड़ पे ही मुझे प्रॉमिस करना है एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, उसके डिजायर पर मैं कुछ काम करूं तो ही मेरा वो कंसीडरेशन वैलिड होगा। ठीक है, तो प्रोमिसी अपनी इच्छा से नहीं, तो किसकी, मतलब जो कंसीडरेशन था वो किसकी डिजायर थी?
डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। किसको पूरा करना था? प्रॉमिस करना था पूरा प्रॉमिसी या फिर उसके बिहाफ पर किसी दूसरे को। सेकंड, ये कंसीडरेशन जो हो सकती थी वो पास्ट में हो सकती थी, प्रेजेंट भी हो सकती थी और फ्यूचर भी हो सकती थी, हम पहले भी बता चुके हैं। चलिए चौथा आइटम हम लोग कहते हैं कंसीडरेशन का एडिक्वेट होना कंपलसरी नहीं है। ऑटोमेटिकली कंसीडरेशन का एडिक्वेट होना कंपलसरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि जी मेरा तो मैंने 10 लाख रुपए की चीज मैंने आपको 1 लाख रुपए में बेच दी तो सॉरी सर ये तो गलत हो गया। नहीं, अगर आपकी इच्छा से मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया, आपकी इच्छा से मैंने कुछ काम किया, आपने कहा कि मैं अपना मकान 1 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं, बेशक उस मकान की कीमत 1 करोड़ रुपए थी, अगर आपने बोला कि 1 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं और मैंने वो 1 लाख रुपए दिए तो ये कंसीडरेशन वैलिड है, परफेक्ट है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये कंसीडरेशन एडिक्वेट हो। चलिए पांचवा पॉइंट, कंसीडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। हमेशा रियल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चांद तारे तोड़ लाऊंगा मैं तुम्हारे लिए, ऐसा फिल्मी स्टाइल नहीं हो रहा कि अरे भाई देखो तुम मेरे से शादी करोगी मैं चांद तोड़ के लाऊंगा, तारे तोड़ के लाऊंगा। नॉट सॉरी सर, ये कंसीडरेशन वैलिड नहीं है। चलिए एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट मस्ट बी लॉफुल। ये लॉफुल होनी चाहिए। कंसीडरेशन जब भी होता है वो लॉफुल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। इन्हीं 6 पॉइंट्स को हम फिर दोबारा डिटेल में पढ़ते हैं। फिर से कंसीडरेशन हम लोगों ने पहले बोला किसकी डिजायर पर मूव करना चाहिए? एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, प्रॉमिसर की डिजायर पर कंसीडरेशन का मूवमेंट होगा। चलिए जैसे अब इसी को एग्जांपल समझें। आप कहोगे यार ये तो हमेशा ही प्रॉमिसर की डिजायर पर होता है। नहीं, अब बेसिक एग्जांपल से समझेंगे ना इसको बहुत क्लियर। हमने कहा कि एक के घर में आग लगी, मान के चलिए किसी सज्जन के घर में आग लगी, मैं वहां दौड़ता दौड़ता गया और मैंने उसके घर में हेल्प करी उसकी आग बुझाने के लिए। लेटर ऑन मैंने कहा भाई साहब देखो मैंने आपके घर में आग बुझाई तो प्लीज आप मुझे 10,000 रुपए दो क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी और बस सारा पसीना पसीना बह गया मेरा तो उस दिन। ठीक है, क्या ये जस्टिफाइड है? सॉरी सर नहीं। क्यों? क्योंकि क्या उसने वो आपसे मांगी थी वो मदद, या उसने वो मदद मांगते समय आपको ये प्रॉमिस किया था, ये आपसे मतलब डिजायर कही थी कि भाई मैं 10,000 रुपए देने के लिए भी तैयार हूं? नहीं। तो ऑटोमेटिकली इस केस में कंसीडरेशन एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर मूव नहीं हो रही है, प्रॉमिस ही मांग रहा है उल्टा कि भाई साहब मैंने आपके लिए काम किया इसलिए मेरे को वो दो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। चलिए इसी को दूसरे में मैं कहा, हाँ ये उल्टा हो जाता। मान के चलिए किसी के घर में आग लगी, मैं वहां गया, मैंने कहा भाई साहब आपके घर आग में आग लगी हुई है, आग को बुझाने में हेल्प कर सकता हूं लेकिन 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। उसने कहा भाई साहब कोई बात नहीं, मेरे घर में आग लगी हुई है, तुम कुछ भी बचाओगे कुछ तो होगा, ठीक है मैं 10,000 रुपए देने के लिए तैयार हूं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये कंसीडरेशन परफेक्टली वैलिड है। क्यों? क्योंकि ये इस समय कंसीडरेशन मूव कर रही है एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। चलिए केस लॉ देख लेते हैं। दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। ऑलवेज रिमेंबर बड़े गिने चुने केसेस लॉ हैं जिन पर हम लोग डार्क हाईलाइट करते हैं, इट मींस वो कुछ इंपॉर्टेंट है। इस केस में हुआ क्या? हुआ ये कि जी एक मतलब जो कलेक्टर थे उन्होंने कहा भाई एक मार्केट को मतलब रिकंस्ट्रक्शन करना है। रिकंस्ट्रक्शन करना है। दुर्गा प्रसाद जी ने कहा भाई ठीक है मैं दुकान बनाऊंगा जी। दुर्गा प्रसाद जी ने वो दुकानें बना दी। जब दुकानें बनाई तो दुकानदारों ने, जो वहां के दुकानदार थे, उन्होंने कहा भाई साहब आपने ये मार्केट बनाया ना, अच्छा सा बना दिया और अब हमारी ज्यादा सेल हुआ करेगी तो एक काम करेंगे, हम ना अपनी दुकान जो भी सेल हुआ करेगी उसका कुछ कमीशन आपको दे दिया करेंगे। लेटर ऑन उन दुकानदारों ने कोई कमीशन दिया ही नहीं। दुर्गा प्रसाद जी चले गए कोर्ट में। उन्होंने कहा भाई साहब इन्होंने प्रॉमिस किया था। तो कोर्ट ने कहा कि भाई साहब ठीक है प्रॉमिस किया था, किसके बदले में? अदले का बदला होता है ना, तो आपने इस बदले के मतलब अगर ये इन्होंने प्रॉमिस किया तो उसके बदले में आपने क्या उनको प्रॉमिस किया था? क्योंकि आप जो ये दुकानें बना रहे थे, मार्केट बना रहे थे, वो किसकी डिजायर पर बना रहे थे? कलेक्टर की डिजायर पर, ना कि दुकानदारों के चॉइस ऑप्शन पे। दुकानदारों ने कभी आपको नहीं कहा था कि हमारा मार्केट बनाओ, वो तो कलेक्टर ने कहा था और आपने कलेक्टर के कहने से बनाया था। तो उस केस में अल्टीमेटली आपको कुछ भी कंसीडरेशन के पॉइंट पे नहीं मिलेगा, आप रिकवरी नहीं कर सकते। चलिए इसे बहुत जनरल लाइफ में कर देते हैं। कई बार आपके मोहल्ले में सड़कें बनती हैं, गलियां बनती हैं। अब गली का ठेका जो होता है ऑटोमेटिकली सरकार किसी ठेकेदार को देती है। ठेकेदार ने कहा कि भाई साहब मैं गली बना रहा हूं, मैं आया, मैंने अपनी गली में देखा, मैंने कहा भाई साहब एक काम करो, मेरी गली में अगर आप बनाओगे ना तो यार इसमें एक काम ये करना, मेरे घर के आगे ना थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मलबा डाल देना, ठीक है, थोड़ा सा ऊंचा कर देना, या कुछ भी और मैंने अल्ट्रेशन कराई।
ठीक है। और मैंने या फिर मैंने कहा कि ठीक है आप गली बना रहे हो, बहुत अच्छी बना रहे हो जी, कोई बात नहीं, मैं बड़ा खुश हूं, इस खुशी में मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। क्या वो रिकवर कर सकता है बाद में? नहीं, इस खुशी में वो रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि ऑटोमेटिकली उसने मेरे बदले मेरे लिए कुछ एक्स्ट्रा काम तो किया ही नहीं है। हाँ, अगर मैं ये कहता कि नहीं जी मेरे लिए उसने, मैं ये कहता भाई साहब एक काम करो, गली तो बना रहे हो, साइड बाय साइड मेरे घर के आगे एक सीढ़ी बना दो, ठीक है, मेरे घर के आगे एक सीढ़ी बना दो, उस केस में वो सीढ़ी के लिए उस एक्स्ट्रा मटेरियल भी लेगा, भाई उसका लगेगा ही लगेगा, तो ऑटोमेटिकली तब वो कह सकता है भाई साहब आपने कहा था कि आपकी सीढ़ी बना दो, और मैंने कहा था भाई साहब सीढ़ी तो बना दूंगा लेकिन इसमें 5,000 रुपए खर्चा लूंगा, देन इन दैट केस वो मेरे से 5,000 रुपए ले सकता है। तो क्यों? क्योंकि इस समय इस बार क्या हो रहा है, मेरे डिजायर पर उसने सीढ़ी बनाई, ठीक है। अगर मेरी डिजायर पर उसने कुछ काम किया तो उसके लिए वो एंटाइटल है, लेकिन अगर मेरी डिजायर पर नहीं, सरकार के कहने से वो मतलब गली बना रहा था, तो वो मेरे से रिकवर नहीं कर सकता। चलिए, एक वो पूछा जाता है कि क्या ऐसा कोई जरूरी है कि प्रॉमिसर को खुद बेनिफिट हो इस कंसिडरेशन से? जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई हमेशा कंसिडरेशन को मेरे को फायदा होगा, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि मैं ये कहूं कि भाई साहब मेरे मतलब मैं चाहता हूं ये काम करो, और ये काम क्या करो, मान के चलिए मैंने कहा भाई मैं अपना मकान बेचना चाहता हूं, और एक काम ये करना कि भाई साहब जो आपको इस मकान के बदले में 1 करोड़ रुपए दोगे ना, ये 1 करोड़ रुपए मेरी तरफ से किसी संस्था को चैरिटी में दान कर दो। मेरी तरफ से 1 करोड़ रुपए जो आप मुझे देते, मुझे मत दो, XYZ ये एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, प्लीज इसको दान कर दो, देन वो भी बिल्कुल परफेक्टली वैलिड है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उस कंसीडरेशन से हमेशा मुझे ही बेनिफिट हो सकता है मैं ये कहूं कि मेरे को नहीं, मैं तो चाहता हूं मेरे बच्चों को बेनिफिट हो, समाज को बेनिफिट हो, या किसी XYZ को हो, तो वो भी वैलिड रहेगा। तो कंसीडरेशन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हमेशा प्रॉमिसर को ही बेनिफिट करेगा, ऐसा हो सकता है कि कंसीडरेशन से किसी और को भी बेनिफिट हो जाए। चलिए, सेकंड पार्ट हम लोगों ने कहा कि कंसीडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। कंसीडरेशन जो मूवमेंट है, कंसीडरेशन के जो पार्ट परफॉर्मेंस है, वो परफॉर्मेंस कहां से होगी? तो प्रॉमिसी खुद भी कर सकता है, और ऐसा हो सकता है कि प्रॉमिसी क्यों नहीं, किसी और ने परफॉर्मेंस की हो। जैसे चिनैया वर्सेस रमैया, बहुत फेमस केस है। इस केस में कुछ नहीं है, एक लेडी है, लेडी ने कहा अपनी बेटी को कि भाई ऐसा ये मैं अपनी प्रॉपर्टी तुझे दे रही हूं, लेकिन बशर्ते तू कुछ एक पैसा, मान के चलिए 500 रुपए, 500 रुपए हर महीने तू अपने मामा को दिया करेगी। क्यों? क्योंकि मुझे अपने भाई से बड़ा प्यार है, और मेरा भाई मतलब जो है आज की डेट में बड़ा इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंडेंट है मेरे ऊपर ही, तो जब मैं मर जाऊंगी तो इस प्रॉपर्टी से एटलीस्ट 500 रुपए तू अपने मामा को दे दिया करेगी। लड़की ने कह भी दिया, हाँ जी ठीक है मम्मी, कोई बात नहीं, आप प्रॉपर्टी मुझे दे दो, मैं 500 रुपए हर महीने अपने मामा को दे दिया करूंगी। अब लेडी की भी डेथ हो गई, प्रॉपर्टी लड़की के पास आ गई, अब उसने अपने मामा को पैसे देने से मना ही कर दिया। उसने कह दिया जी मामा तुम जो ये कह रहे हो कि पैसा चाहिए, किस वजह से? कॉन्ट्रैक्ट में एक कंसीडरेशन होता है, कंसीडरेशन दोनों तरफ से होता है, अदले का बदला होता है, अदले का बदला होता है, तो ऑटोमेटिकली तुम मेरे को इस 500 रुपए के बदले में तुम क्या दे रहे हो, ठीक है। इन दैट केस जो लड़की का मामा था वो कोर्ट में गया, और कोर्ट ने कहा कि जी इस केस में कंसीडरेशन जो मूवमेंट हुई है वो लड़की की मां की तरफ से हो चुकी है, कंसीडरेशन मूव हो चुका है फ्रॉम एनी अदर पर्सन, किसी और ने वो पहले ही दे दिया है, कंसीडरेशन पहले प्रोसीड हो चुका था। तो कंसीडरेशन इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि प्रॉमिसी हमेशा खुद ही दे, हो सकता है कोई और अनदर पर्सन भी उसे मूव कर जाए। चलिए, तीसरा, कंसीडरेशन में भी पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर, ये तो बहुत बेसिक है। कंसीडरेशन ऐसा हो सकता है पास्ट हो, मतलब अब पास्ट कंसीडरेशन में बेसिक समझ लेना। पास्ट कंसीडरेशन का मतलब है मैंने पास्ट में आपके लिए कोई भी वॉलेंटरी काम किया था। क्या किया था मैंने? वॉलेंटरी एक्ट किया था, अपनी इच्छा से कोई काम किया था, जिसके बदले उस समय कोई भी पैसे की बात नहीं हुई थी। मान के चलिए जैसे मैंने कहा कि घर में आग लगी, मैं गया, मैंने पानी से बुझा दी, उस समय कोई बात हुई पैसों की? नहीं हुई। लेकिन बाद में दूसरी पार्टी ने प्रॉमिस कर दिया, सेकंड पार्टी ने प्रॉमिस कर दिया कि भाई साहब आपने मेरे घर में आग जब बुझाई थी तो मेरे को बड़ी मदद हुई, एक काम करो मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा या 20,000 रुपए दूंगा। अब इस केस में ये जो आज उसने कहा कि भाई मैं 10,000 रुपए दूंगा क्योंकि आपने 1 महीने पहले या 1 साल पहले मेरे घर में आग जो लगी थी उसे बुझाई थी, वो एक तरफ आज का कंसिडरेशन 10,000 रुपए वो देगा। पार्ट में सेकंड पार्ट पे अगर कोई मेरे से पूछे भाई साहब अमित जी आप क्या करोगे इसके बदले में,
भाई आपको तो 10,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन आज इस 10,000 के बदले में आपने तो कुछ काम नहीं किया, तो मैं कहूंगा नहीं, मेरा कंसीडरेशन क्या है, पास्ट कंसीडरेशन। पास्ट में मैं ऑलरेडी कुछ काम कर चुका हूं, और अगर काम कर चुका हूं तो वो वैलिड रहेगा। अब इस केस में ये भी याद रखिएगा, अब ऐसा नहीं है कि मैंने कहा कि मैंने आग बुझाई मिस्टर बी के घर में, मिस्टर बी ने मेरे को प्रॉमिस भी कर दिया मैं 10,000 रुपए दूंगा, 10,000 रुपए दूंगा, और 10,000 देने के बाद पहले तो प्रॉमिस कर दिया, बाद में उन्होंने कहा अरे यार मैं क्यों दूंगा, मैंने बेफालतू में जोश जोश में बोल दिया, ठीक है। क्या वो मुकर सकते हैं अपनी प्रॉमिस से? नहीं, अब वो मुकर भी नहीं सकते, अब उनको वो पैसा देना पड़ेगा। तो पास्ट कंसीडरेशन के केस में अब वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड कंसीडरेशन है, उनको वो पेमेंट करनी पड़ेगी। चलिए जी, प्रेजेंट कंसीडरेशन। प्रेजेंट में तो साइड आज की डेट में ही, आज मैं अगले के बदले मैं कह रहा हूँ भाई साहब दुकानदार के पास जाता हूँ, भैया भैया ये पकड़ो 500 रुपए एक किताब मुझे दे दो, कोई भी किताब है, तो ऑटोमेटिकली आज ही मैंने कुछ पैसा दिया, साइड बाय साइड दूसरा काम कराया। मैंने किसी को ट्यूशन पढ़ाया, उससे मैंने फीस ली, मैंने किसी क्लाइंट की ITR भरी, मैंने उससे फीस ली, ठीक है। तो ये है प्रेजेंट में काम, सारे के सारे काम आज ही हो रहे हैं। चलिए पास्ट कंसीडरेशन में हम लोगों ने याद रख लेना, पास्ट कंसीडरेशन में पास्ट में आपने कोई काम किया था जिसके बदले में उस समय कोई प्रॉमिस नहीं हुआ था, आज भविष्य में या वर्तमान में कोई प्रॉमिस हुआ। पास्ट में आपने कोई वॉलंटरी काम किया था, उसके बदले में आज आपको प्रॉमिस हो रहा है। इसका मतलब ये भी है कि ये नहीं है कि आप ये कहो कि पास्ट में मैंने किसी, हम लोगों का कोई एग्रीमेंट हुआ, पास्ट में मैंने कहा कि भाई मैंने 1 साल पहले, मान के चलिए 1 साल पहले किसी बच्ची को मैंने ट्यूशन पढ़ाया, और 1 साल पहले उससे मेरी फीस भी डिसाइडेड हो गई थी, मैं ट्यूशन पढ़ा चुका हूं, उसने फीस नहीं दी थी, तो क्या वो पास्ट कंसीडरेशन है? नहीं, वो पास्ट कंसीडरेशन नहीं है, वो तो पास्ट की इवेंट है, पास्ट का कॉन्ट्रैक्ट है, उसी समय दोनों के बीच में हो गया था, तो दोनों की प्रॉपर है। तो पास्ट कंसीडरेशन का मतलब ही केवल इतना है कि पास्ट में मैंने जो काम किया था वो विदाउट एनी क्या कहते हैं, विदाउट एनी कंसीडरेशन, विदाउट एनी वॉलंटरी, मतलब वॉलंटरी बेसिस पे मैंने काम किया था, और उसके बदले में आप लोगों ने बाद में कोई प्रॉमिस किया, ठीक है। चलिए जी, ये हमारा हुआ पास्ट एज वेल एज प्रेजेंट। अब आते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर में तो सीधी सीधी बात है कि मैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, और वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, और उस एग्रीमेंट में कर रहे हैं भविष्य में मैं आपके लिए काम करूंगा, और भविष्य में आप मुझे ये पेमेंट करोगे, भविष्य में ही दोनों पार्टियां कुछ काम करेंगी, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर। तो ये भी कंसीडरेशन वैलिड है। चलिए अब हमारा आता है अगला पॉइंट, कंसीडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। ये एक बहुत क्रूशियल है कहीं ना कहीं, कंसीडरेशन के लिए क्या वो एडिक्वेसी होनी जरूरी है? बहुत कॉमन हम लोग कहते हैं, लोग कहते हैं पहले कि अरे भाई साहब ये वाला सामान ऐसा हुआ, या मतलब मैंने कोई बेच दिया, बाद में वो कहते हैं अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो, वो तो मैं उस समय नशे में, मतलब मैं उस समय कुछ गलतफहमी में था, इस वजह से मैंने सस्ता बेच दिया था। मान के चलिए जैसे हम लोगों ने एक एग्रीमेंट लिखा कि एक एग्जांपल भी ले रखा है कि ए एग्रीज टू सेल हिज मोबाइल वर्थ ₹40 to 20, 40,000 रुपए का मोबाइल 2,000 रुपए में दे दिया फ्री कंसेंट से। ऑलरेडी हम पहले फ्री कंसेंट पे एक वीडियो बना चुके हैं, 2 वीडियो थे, पार्ट 1 पार्ट 2, तो उसमें हम लोगों ने पहले ही बोला था कि फ्री कंसेंट का होना, तो ऑटोमेटिकली 40,000 रुपए की चीज मैंने 2,000 रुपए में बेच दी विद फ्री कंसेंट, विदाउट एनी coercion, without undue influence, fraud or misrepresentation or mistake, without all these effects। इसके बावजूद मैंने 40,000 रुपए की चीज 2,000 रुपए में बेच दी। क्या ये वैलिड है? 100% वैलिड है। क्यों वैलिड है? इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक, कोर्ट के हर मैटर में जाएगा कि भाई क्या चीज एडिक्वेसी और क्या इनएडिक्वेट है। कोर्ट अगर ऐसे देखने लगे तो फिर तो पहले ही कोर्टों में बहुत सारे केस हैं, और नए इतने सारे दुनिया भर के केस हो जाएंगे। सेकेंडली, कहीं ना कहीं आप कोर्ट में हर चीज के लिए फिर तो चले जाओगे। आज प्रॉपर्टी की डीलिंग होती है, आज कोई रेट है, आज से 1 महीने बाद प्रॉपर्टी के रेट बदल जाएंगे, तो हर प्रॉपर्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो तो कोर्ट में ही खड़ा हो जाएगा कि नहीं जी ये तो इनएडिक्वेट था। तो इसीलिए पहले से ही हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने लिख रखा है कंसीडरेशन की एडिक्वेसी का कोई लेना देना नहीं है कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी से, ठीक है। इसी चीज के ऊपर सेक्शन 25 का जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन 2, उसने बहुत सीधा बोला है, एन एग्रीमेंट टू विच कंसेंट ऑफ द प्रोमिसर इज फ्रीली गिवन, फ्रीली गिवन इज नॉट वर्ड मेयरली ड्यू टू द रीजन कि कंसीडरेशन इज इनएडुकेट। कंसीडरेशन के इनएडुकेट से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि अगर कहीं कंसीडरेशन इनएडुकेट लग रही है तो कहीं ना कहीं कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकता है कि उस केस में आपकी कंसेंट फ्री नहीं थी।
जहां हम लोगों ने फ्री कंसेंट में हमने बोला, हमेशा बार बार बोला कि बर्डन ऑफ प्रूविंग किसके पास रहेगी, तो ऑटोमेटिकली जैसे इनएडिक्वेट कंसिडरेशन होगा तो कहीं ना कहीं कोर्ट को ये प्रिज्यूम कर लेना चाहिए, या कोर्ट कॉमन वे में प्रिज्यूम कर लेता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर फ्री कंसेंट नहीं है। अगर आपने एक बार भी बोला कि हाँ जी फ्री कंसेंट नहीं थी, तो ऑटोमेटिकली कोर्ट कहेगा हाँ भाई बिल्कुल वाकई में ऐसा हुआ होगा। टेक फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने कहा कि एक क्रेडिटर है, बेसिक समझ लें, ऑलरेडी मान के चलिए मैंने किसी को 1000 रुपए दे रखे थे, अब वो बंदा 1000 रुपए मेरे दे ही नहीं रहा। किसी समय हमने 10 लोगों को बुलाया, मैंने कहा यार ये देखना भाई साहब 1000 रुपए दे रखे, बंदा 1000 रुपए नहीं दे रहा मेरे। उसने कहा सब लोगों के बीच में ऐसा है जी मेरे पास इतने 1000 रुपए तो नहीं है, 500 रुपए में फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना तो कर लो। अल्टीमेट मुझे लगा यार 1000 रुपए डूब रहे हैं, 500 रुपए मिल रहे हैं वही ले लो, तो हमने वो 500 रुपए ले लिए। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? 100% वैलिड। सब लोगों के आपने सामने मैंने ये बोला फुल एंड फाइनल, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा जिसे हम कहते हैं रेमिशन। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा रिसाइंडेड, और उस केस में मैं आधा अधूरा जो भी मैंने क्लेम किया है वो वही कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। अब उसको बाकी के 500 रुपए देने की जरूरत नहीं होगी। चलिए, ये हुआ कंसिडरेशन का एडिक्वेसी पे ही। चलिए दूसरा एग्जांपल, फ्री कंसेंट और नॉन कंसेंट पे हम लोगों ने कहा कि 1000 की चीज को अगर 10 रुपए में बेच रहे हो, तो अगर ये कहता है कि नहीं जी मेरी फ्रीली कंसेंट थी, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, कहीं कोई उसमें कोई डाउट होगा ही नहीं। लेकिन अगर वो ये कंटेंट करे कि नहीं जी मेरा एग्रीमेंट पे उस समय कंसेंट जो थी वो फ्रीली नहीं दी थी, तो कहीं ना कहीं कोर्ट इस चीज को प्रिज्यूम कर लेगा कि हाँ जी यहाँ पर शायद आपकी फ्रीली कंसेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमें कहीं ना कहीं दिख ही रहा है कि यार 1000 रुपए की चीज 10 रुपए में बिक रही है, तो कहीं ना कहीं शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। चलिए, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, जीव इसी जगत की होनी चाहिए, भविष्य की या इल्यूजनरी नहीं होनी चाहिए, इम्पॉसिबल नहीं होनी चाहिए। अब इसकी इम्पॉसिबिलिटी दो तरीके से हो सकती है, फिजिकल या लीगल। फिजिकल हो सकती है कि जो मतलब जो जेन्युइनली पॉसिबल है ही नहीं, जैसे मान के चलिए मैंने कहा एक एग्जांपल के तौर पे कि भाई साहब मैं 1 लाख रुपए दूंगा बशर्ते आप 5 मिनट के अंदर 20 किलोमीटर दौड़ के दिखा दो। 5 मिनट के अंदर 20 किलोमीटर, यार ये तो कोई दौड़ ही नहीं सकता, हमें भी पता है दौड़ ही नहीं सकता, तो ये तो फिजिकली इम्पॉसिबल है, कॉन्ट्रैक्ट ये कंसिडरेशन इनवैलिड है। चलिए जैसे एग्जांपल मैंने फिर से दोबारा दिया, कॉन्ट्रैक्ट मैंने कहा कि भाई साहब मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, 10 लाख रुपए दूंगा, कुछ भी करूंगा, या मैं कहता हूँ किसी लड़की को भाई तू मेरे से शादी कर ले, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा। भाई चांद तारे किसी ने नहीं तोड़े और ना वो टूट सकते हैं, टूट नहीं सकते, तो ये कंसिडरेशन है इल्यूजनरी, ऑटोमेटिकली ये कंसिडरेशन इनवैलिड है, और अगर कंसिडरेशन इनवैलिड है तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड हो जाएगा। चलिए, लीगल इम्पॉसिबिलिटी। लीगल इम्पॉसिबिलिटी, अगर किसी चीज को लॉ ने ही प्रोहिबिट कर दिया, अगर किसी चीज को लॉ ने प्रोहिबिट कर दिया तो वो भी कंसिडरेशन वैलिड नहीं है। ठीक है, चलिए जी टेक फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने कहा कि भाई अगर मान के चलिए कोई किसी को मर्डर करने के लिए पैसे देने लगे, चोरी करने के लिए पैसे देने लगे, ठीक है, तो ये बहुत सारी इलीगल चीजें हो सकती हैं, तो वो कंसिडरेशन कभी भी वैलिड नहीं है। तो कंसिडरेशन का हमेशा लीगल होना कंपल्सरी है। ठीक है, चलिए जी, इसी में हम लोग कहते हैं अनसर्टेन कंसिडरेशन भी समझ लीजिए, कंसिडरेशन का सर्टेन अमाउंट भी होना कंपल्सरी है, मतलब एक एक्यूरेट डिफाइंड पता हो। ऐसा नहीं है मैंने कहा भाई साहब मेरे पास कोई क्लाइंट आया, भाई साहब मेरा केस इनकम टैक्स में केस कर दोगे, मैंने कहा बिल्कुल कर देंगे। ठीक है, उसने कहा भाई साहब फीस क्या लोगे, मैंने कहा देखो ऐसा है जी, जीत गया तो 50,000, हार गया तो 40,000। नहीं भाई, ये तो कंसिडरेशन सर्टेन है ही नहीं। तो कंसिडरेशन सर्टेन होनी चाहिए, फिक्स अमाउंट होना चाहिए। मैं कहूंगा भाई साहब मेरा 10,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड है, लेकिन अगर मैं कहूंगा भाई साहब देखो आपकी इच्छा है, देना चाहो 5,000 रुपए दे देना, दे देना चाहो 10,000 रुपए दे देना, ये क्या है, ये सर्टेन है ही नहीं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा फिर से। चलिए जी, परफॉर्मेंस ऑफ विच वन इज लीगली बाउंड। अगर मान के चल लीजिए एक इंसान लीगली बाउंड है कुछ काम करने के लिए, और मैं उसके बदले में फिर दोबारा कंसिडरेशन मांगू या वो देना चाहूं, तो क्या वो वैलिड होगा? नहीं। टेक फॉर एग्जांपल, मान के चलीजिए एक ठेकेदार है, उस ठेकेदार को सरकार की तरफ से ठेका मिला कि भाई साहब फलानी जगह जाओ और गली बनानी है आपको। उसने वो गली बनाई, गली बनाने के बाद वो गली के लोगों से मांगने लगे भाई साहब तुम भी पैसे दो क्योंकि तुम्हारी गली बननी है। सॉरी सर, नहीं। क्यों? क्योंकि आप तो लीगली बाउंड हो, आप लोगों ने सरकार से ठेका लिया है भाई कि आप ये गली बनाओगे, आप ये मटेरियल डालोगे, तो ऑटोमेटिकली मेरे से आप एक्स्ट्रा डिमांड नहीं कर सकते। चलिए एक बहुत एग्जांपल लेते हैं, अच्छा एग्जांपल जो बहुत कॉमन वे में आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली मिल जाएगा।
हम लोग कहते हैं कि जी एक मान के चल लीजिए, जैसे इस एग्जांपल में अपना वो कर लेता हूँ, मान के चल लीजिए मैं यहाँ से जा रहा था जम्मू बाय एयर, अचानक मौसम खराब हुआ। मौसम मौसम खराब होता है तो कॉमन वे में एयर जो मतलब एयर वाले होते हैं वो अपने जहाज को कहीं पे भी लैंड करा लेते हैं। तो मान के चलिए उसने चंडीगढ़ में ही हवाई जहाज रोक दिया, भाई सेफ्टी है, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने चंडीगढ़ रोक दिया। अब चंडीगढ़ रोकने के बाद अब वो पैसेंजर से डिमांड कर रहा है कि भाई साहब पैसे दे दो, क्यों? क्योंकि आपको तो कश्मीर जम्मू लेके जाना था मुझे, तो जम्मू ले जाने के लिए तो मैं एक्स्ट्रा पैसे मांगू। सॉरी सर, आपका मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ था कि आप मेरे को जम्मू छोड़ोगे, तो ऑटोमेटिकली यू आर लीगली बाउंड कि आप मेरे को जम्मू छोड़ो। तो उसमें आप मेरे से एक्स्ट्रा नहीं मांग सकते कि नहीं भाई देखो जी मेरे को बीच में पहले चंडीगढ़ लैंड करना पड़ गया और अब चंडीगढ़ से दोबारा जाना पड़ रहा है, तो मेरे को तो एक्स्ट्रा मतलब फ्यूल का खर्चा पड़ गया या जो भी हुआ। सॉरी, ये तो ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस के प्रॉफिट्स और लॉसेस हो सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली इस केस में लीगली बाउंड हो और आप मेरे से दोबारा कोई एक्स्ट्रा कंसिडरेशन नहीं मांग सकते। चलिए, कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। अब कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल, अब हम ये बात करते हैं कि भाई कंसिडरेशन क्या होती है, तो वो सीधी सी बात है, लॉफुल जहां पर हम लोग कहते हैं लीगली होती है। लीगल क्या होता है, मतलब जहां अनलॉफुल ना हो। अनलॉफुल क्या नहीं होता, तो हम लोग कहते हैं इट इज एन एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ। अगर कोई भी काम लॉ से फॉरबिडन है मतलब लॉ ने मना कर रखा है, लॉ ने कहा है भाई ये काम नहीं करना है। मैंने कहा भाई साहब 1 लाख रुपए दूंगा, फलाने का मर्डर कर दो, क्योंकि वो उसकी और मेरी बड़ी लड़ाई होती है, लॉ ने इसे मना कर रखा है, ऑटोमेटिकली ये फॉरबिडन बाय लॉ है, कंसिडरेशन वैलिड नहीं हो सकती। इट कॉजेज इंजरी टू अ पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन। मैंने कहा भाई साहब एक काम करो, मैं आपको दूंगा क्योंकि इससे मेरी लड़ाई है, तो एक काम करो इसकी दुकान में आग लगा दो, ठीक है, गलत है, ये अलाउड नहीं है, ठीक है। इट इज डिक्लेयर इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, कहीं ना कहीं पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, तो ऑटोमेटिकली वो भी केस नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई काम इमोरल है, किसी इमोरल काम के लिए पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट के लिए आप अगर पैसा दे रहे हैं तो ये इनवैलिड होगा। चलिए, पब्लिक पॉलिसी का पहले एक एग्जांपल लेते हैं और फिर इमोरल का लेते हैं। पब्लिक पॉलिसी, मान के चलिए एक जगह नौकरी निकली, मान के चलिए एक ही नौकरी थी, एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल मान लेते हैं कि एक नौकरी निकली और उस नौकरी में मेरा सिलेक्शन हो गया। अब मेरा सिलेक्शन हो गया, इसके बाद कोई तो बंदा सेकंड नंबर पे रहा होगा ना, जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट में किसी वजह से रह गया, ठीक है, ड्यू टू माय सिलेक्शन। तो अब वो बंदा आया मेरे पास, उसने कहा भाई साहब अगर आप नौकरी छोड़ दोगे ना तो डैम श्योर है आपकी जगह मेरे को नौकरी मिल जाएगी। मैंने कहा हाँ भाई मिल तो जाएगी। तो उसने कहा प्लीज आप नौकरी छोड़ दो ना। तो मैंने कहा नौकरी तो छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं, मैं अपना रेजिग्नेशन दे देता हूँ, मैं कह देता हूँ भाई मेरे को नहीं नौकरी ज्वाइन करनी, ठीक है, लेकिन मेरे को इसके बदले में 10 लाख रुपए दे दो, 20 लाख रुपए दे दो। क्यों? क्योंकि मेरे को तो पता है मैं तो सुपर टैलेंटेड हूँ, तो मेरे को कहीं ना कहीं दोबारा नौकरी मिल जाएगी कहीं और जगह। मैंने इसलिए वहां से रिजाइन कर दिया और मैंने उससे 10 लाख 20 लाख रुपए मांग लिए। ये कहीं ना कहीं इमोरल है, पब्लिक ऑफिस का ट्रांसफर हो रहा है गलत तरीके से, तो हम लोग कहते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा, कंसिडरेशन इनवैलिड हो जाएगा। चलिए, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का भी समझ लेते हैं। कोई कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया जिसमें हम कहीं ना कहीं पब्लिक पॉलिसी को अवॉइड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका गलत वो कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। अगर अगेंस्ट जा रहे हैं तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। हरियाणा का एक लड़का है, हरियाणा का लड़का, अब हरियाणा का लड़के जो होते हैं सबको पता है हरियाणा में क्या होता है, बॉयज का रेशो और गर्ल्स के रेशो में बहुत अंतर है। 1000 लड़कों पे 800 ही लड़कियां हैं, तो 200 लड़कों की शादी ना हो रही। अब जब शादी नहीं हो रही तो एक लड़का बड़ा गांव का अमीर सा, उसकी शादी नहीं हो रही। अब शादी नहीं हो रही तो उसने देखा कि भाई एक गांव में बहू ब्याह के आई, उसे बहू बड़ी पसंद आई, उसने कहा भाई इस लड़की से तो मैं ही शादी करूं, वैसे तो हो ना रही। अब वो गया उस लड़की के पास, उसने कहा भाई देखिए रे ऐसा है, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तुझे दे दूंगा, बस तू मेरे से शादी कर ले। उसने कहा भाई शादी कैसे कर लूं, शादी करने के लिए ऑलरेडी पहले मैं इसको तलाक दूं अपने पति को। उसने कहा भाई तू तलाक दे दे अपने पति को, और इस तलाक के बदले में मैं तेरे को प्रॉपर्टी दे रहा अपनी सारी की सारी, तलाक के बदले में अपनी प्रॉपर्टी दे रहा, और इसे तलाक दियो फिर तू मेरे से शादी कर लियो। लड़की भी घड़ी चालू, और उसने क्या करा कि ठीक है भाई ला पैसे दे पहले। उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी लड़की को दे दी, अब लड़की ने प्रॉपर्टी ली और लड़की तो समझदार थी, लड़की ने कहा भाड़ में जा, मैं तो ना कर दी तेरे से शादी, ना मैं अपने पति को मुझे तलाक दे दी। अब ये बंदा गया कोर्ट में गया तो कोर्ट ने क्या बोला, भाई ये है अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, इस केस में कुछ ना होगा, थारा कुछ ना होगा, ना थारी प्रॉपर्टी वापस मिले ना तेरे को कुछ भी हो गए। ऐसा ही लड़का था जिसने गाना गाया
कि भाई भगवान ऐसी बनाई तूने नारी, मारा गया ब्रह्मचारी, तो वो लड़का हो गया कंगाल। ठीक है, तो ये कंसिडरेशन अपोज टू पब्लिक पॉलिसी भी नहीं होना चाहिए। चलिए जी, अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड प्राइवेटी ऑफ कंसिडरेशन। प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, हम दो लोग हैं, कॉन्ट्रैक्ट को कोई दो लोग ही करते हैं ना, तो दो लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मान के चलिए मैं और मान के चलिए मिस्टर बी। तो इस केस में अगर वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी कमी है, तो कोर्ट में कौन जाएगा? आइदर मैं जाऊंगा या मिस्टर बी जाएंगे। क्या कोई तीसरा बंदा भी हमारे बिहाफ पर कोर्ट में जा सकता है? सॉरी सर, नहीं जा सकता। मान के चलिए मैं ये कहूं कि जी मैंने किसी एक को कहा ट्यूशन पढ़ाऊंगा, मान के चलिए एक बच्चा है, उसने कहा सर मेरे को ट्यूशन पढ़ाओ, मैंने कहा ट्यूशन पढ़ाऊंगा भाई, उसने कहा जी 1000 रुपये दूंगा, मैंने कहा बहुत अच्छी बात। अब मैं उसे ट्यूशन नहीं पढ़ा रहा हूं, तो क्या मिस्टर एक्स वाई जेड कोई भी बंदा वो कोर्ट में जा सकता है कि अरे भाई साहब आपने मिस्टर बी से प्रॉमिस किया था कि उसको ट्यूशन पढ़ाओगे और आप ट्यूशन नहीं पढ़ा रहे, बताओ उसका भविष्य खराब हो रहा है? सॉरी सर, नहीं जा सकता। दैट इज कॉल्ड प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि अगर ऐसा होने लगे फिर तो हर कोई कोर्ट में किसी को भी लेके खड़ा हो जाएगा, भाई साहब इन दो के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, देखो जी इसने परफॉर्म नहीं किया, लाओ मैं कोर्ट में खड़ा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जिन दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है वही दो लोग कोर्ट में जा सकते हैं, उनके अलावा कोई भी कोर्ट में केस में लेकर नहीं जाएगा। चलिए, ये हमारा प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो हम एक मान के चलिए इसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले, डनलप टायर कंपनी वर्सेस सेल्फ्रिज लिमिटेड में बहुत कॉमन होता है कि जब एक कंपनी किसी को अपनी होलसेल एजेंट बनाती है तो ये कह देते हैं कि भाई साहब मैंने आपको होलसेल एजेंट बनाया, अब आपके एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि ये प्राइस जो मैं गुड्स आपको दूंगा ये एक लिस्टेड प्राइस है, इस प्राइस से नीचे नहीं बिकेगा। वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात। साइड बाय साइड इस केस में उन्होंने ये भी कहा कि आप आगे फर्दर जब रीसेल करोगे, भाई आप होलसेलर हो तो आप रिटेलर को सेल करोगे, तो रिटेलर को भी आप बोलोगे कि रिटेलर भी इस रेट से नीचे नहीं बेचेगा। ठीक है, वेल एंड गुड। अब जब रिटेलर को भी डिसाइड हो गया कि भाई होलसेलर रिटेलर के टर्म्स में भी ये कॉन्ट्रैक्ट में ये टर्म्स रखेगा, रिटेलर जो था वो रिटेलर ने वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया रिटेल मतलब होलसेलर के साथ, लेकिन मार्केट में उसने लिस्टेड प्राइस से नीचे सेल आउट कर दिया। जब सेल आउट किया तो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में? होलसेलर और रिटेलर के बीच में। होलसेलर कोर्ट में जाता, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, जा सकता था, लेकिन कोर्ट में कौन गई? कंपनी सीधी कोर्ट में चली गई और रिटेलर को कोर्ट में उसने घसीट लिया कि भाई साहब हमारा मतलब होलसेलर के साथ है और इसका होलसेलर के साथ है। ठीक है, इनडायरेक्ट मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में बेनिफिशियरी हूं इनडायरेक्ट वे में, तो भाई प्लीज इसको कहो कि एक मेरे को पेनल्टी दे। कोर्ट ने कहा सॉरी सर, ये प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आता है, आप इस कॉन्ट्रैक्ट में थे ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट में कौन था? होलसेलर और रिटेलर। तो होलसेलर या तो कोर्ट में आता है या रिटेलर जा सकते थे आपस में एंटी एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन आप कहां से आ गए? आप इस केस में कोर्ट में नहीं आ सकते, आपका ये केस इनवैलिड है। चलिए, प्राइवेटी ऑफ कंसीडरेशन। प्राइवेटी ऑफ कंसीडरेशन होता है कि भाई हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसमें कंसीडरेशन किसने दिया? क्या कंसीडरेशन मुझे ही देना है? तो हम लोग कहते हैं नहीं, कंसीडरेशन किसी और के ब्याह पर भी मूव हो सकता है, कोई और दे सकता है। इट मींस मैं उस कॉन्ट्रैक्ट में बेनिफिशियरी हो सकता हूं। अगर मैं उस कॉन्ट्रैक्ट में बेनिफिशियरी हूं जिसमें कंसीडरेशन मेरे ब्याह पर कंसीडरेशन किसी और ने दे दिया है, तो मैं कोर्ट में जा सकता हूं। मैं प्राइवेटी ऑफ कंसीडरेशन में नहीं आऊंगा, सॉरी प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आऊंगा, और बल्कि प्राइवेटी ऑफ कंसीडरेशन में आऊंगा और वहां पर मैं कोर्ट में केस खड़ा हो जाऊंगा। चलिए, ये जैसे हम लोगों ने पहले भी यही एग्जांपल दिया था चेन्नैया वर्सेस रमैया में, जहां हम लोगों ने कहा था कि भाई अपनी प्रॉपर्टी माँ ने अपनी बेटी को दी और उसने बोला कि मामा को पैसे देने हैं, तो मामा के पास क्या हुआ? मामा ने कहा कि भाई साहब मैं इस केस में क्या हूं? बेनिफिशियरी। मैं इस केस में क्या, इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या था? बेनिफिशियरी, और बेनिफिशियरी था तो ऑटोमेटिकली मैं कोर्ट में आ सकता था। चलिए, जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हम लोगों ने कहा दत्तन वर्सेस फूले। इस केस में भी कुछ नहीं था, एक बंदा है उसने कहा कि भाई मैं अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट कर मतलब कुछ टिम्बर ट्री बेचना चाहता हूं और इस टिम्बर ट्री को सेल करके मैं अपनी बेटी को कुछ पैसे दूंगा। बेटे ने कहा कि पापा आप पैसे क्या दोगे? पैसे मैं दे देता हूं, पर पेड़ों को मत काटो। ठीक है, पेड़ों को मत काटो, पैसे मैं दे देता हूं क्योंकि मुझे पेड़ों से लगाव है। ठीक है, अल्टीमेट, लेकिन बाद में क्या हुआ? उसने कहा जी मैं तो मतलब पेड़ों से तो मेरा लगाव है, लेकिन मैं बेटी को बहन को पैसे नहीं दे रहा। तो क्या इस केस में कोर्ट में जा सकते हैं? हम कह सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि बहन को क्या था? बहन को पैसे मिलने थे, तो बहन क्या हो गई? बेनिफिशियरी, और अगर बेनिफिशियरी है तो उस केस में वो कोर्ट में जा पाएगी। चलिए जी,
एक्सेप्शन प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब हम लोगों ने कहा कि भाई एक पार्टी और दो पार्टी, मतलब जो दो पार्टियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है बस वही कोर्ट में जा सकती है, तीसरा नहीं जा सकता, तो हम लोग कहते हैं नहीं, कुछ केसेस में, अगर गौर से देखोगे तो ये सभी केसेस में कहीं ना कहीं जो तीसरी पार्टी जा रही है वो बेनिफिशियरी है उस कॉन्ट्रैक्ट की, तो वो जो बेनिफिशियरी है वो कोर्ट में जा सकते हैं। तो यही एक्सेप्शन है टू द डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। जैसे पहला, बेनिफिशियरी इन केस ऑफ ट्रस्ट, मैंने एक ट्रस्ट बनाया, उस ट्रस्ट का बेनिफिशियरी कोई भी था, मान के चलिए मैंने अपनी प्रॉपर्टी एक ट्रस्ट में डोनेट करी और मैंने कहा कि ये इस प्रॉपर्टी से जो भी कमाई होगी वो कमाई मेरे बच्चों के वेलफेयर के लिए खर्च होगी, तो बेनिफिशियरी कौन हो गए? मेरे बच्चे। उस केस में अगर मान के चल लीजिए जिनको मैंने ट्रस्टी बनाया है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को ढंग से वैलिडेट नहीं करते हैं, ढंग से वो बेनिफिट ट्रांसफर नहीं करते टुवर्ड्स मेरे बच्चों के लिए, तो उस केस में मेरे बच्चे कोर्ट में चले जाएंगे। वो कहेंगे कि जी हम इस केस में हमारे को बेनिफिट मिलना था और हमारे बेनिफिट प्रॉपर्ली ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली हमारे को ट्रांसफर होना चाहिए। तो बेनिफिशियरी ऑफ ए ट्रस्ट वो हमारा वैलिड रहेगा, उस केस में वो कोर्ट में जा सकते हैं। बेशक की कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बीच में? डोनर और ट्रस्टी के बीच में, तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट में मतलब बेनिफिशियरी है, इसलिए वो बच्चे चले जाएंगे। चलिए जी, सेकंड वन केस, इन द केस ऑफ प्रोविजन ऑफ मैरिज सेटलमेंट ऑफ माइनर, अगर मान के चल लीजिए माइनर की शादी के सेटलमेंट के लिए हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, उस कॉन्ट्रैक्ट में माइनर नहीं था शामिल, कॉन्ट्रैक्ट किया बड़े लोगों ने, मान के चलिए बड़े लोगों ने या एडल्ट ने जिसने भी किया, तो उस केस में बेनिफिशियरी कौन है? उसका माइनर, तो वो भी कोर्ट में चला जाएगा। टेक फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देखते हैं जो हमारा ये है नवाब ख्वाजा वाला। इस केस में होता क्या है कि एक, जैसे कॉमन आज भी चलता है, हमने कहा कि जी एक ने प्रॉमिस किया मिस्टर बी को कि भाई आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दो, आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दो, और अगर कभी भी कुछ भी आपकी बेटी को दिक्कत आएगी तो मैं प्रॉमिस करता हूं, मिस्टर ए प्रॉमिस करते हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूं आपकी बेटी को कुछ पैसे हर महीने के मिलेंगे, टेक फॉर एग्जांपल 500 रुपए, ठीक है, एज ए मेंटेनेंस समझ लीजिए कि एज ए मेंटेनेंस 500 रुपए मैं दूंगा। मिस्टर ए ने प्रॉमिस किया मिस्टर बी को, मिस्टर बी लड़की के फादर है, मिस्टर ए लड़के के फादर है, ठीक है, शादी हो गई। अब शादी के बाद अल्टीमेट मिस्टर ए ने ये कहा कि भाई मेरे को, मैंने बहू के फादर से प्रॉमिस किया था, तो भाई मैं अपनी प्रॉपर्टी बेशक ट्रांसफर कर दूं किसी को भी, लेकिन इस टर्म्स एंड कंडीशन है कि अगर कभी भी दिक्कत आएगी तो इसको 500 रुपए दोगे। फैमिली सेटलमेंट में, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन में भी उन्होंने ये टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी कि अगर कभी भी दिक्कत आएगी तो ये 500 रुपए आप बहू को दोगे, बी की बेटी को दोगे। अब डिस्प्यूट हुआ, अल्टीमेट बाद में उन्होंने कहा कि जो मिस्टर ए के घर वाले थे उन्होंने कहा हम क्यों दें, ठीक है, और मिस्टर जो बी की बेटी है वो तो इस कॉन्ट्रैक्ट में थी ही नहीं, ठीक है, तो प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वो तो कोर्ट केस जा ही नहीं सकती। हमने कहा नहीं, वो इस कॉन्ट्रैक्ट की बेनिफिशियरी है, बेनिफिशियरी है तो ऑटोमेटिकली वो इस केस में कोर्ट में जाएगी और उसको अलाउड होगा। चलिए थर्ड वन, फैमिली सेटलमेंट। फैमिली सेटलमेंट इन नथिंग बट हमारे कई बार कॉमन वे में होता है कि हम लोग फैमिली सेटलमेंट करते हैं, मान के चलिए फादर की प्रॉपर्टी थी, अब फादर की किसी रीजन से डेथ हो गई तो ऑटोमेटिकली बच्चों में वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हुई या फैमिली सेटलमेंट हुआ, या वो जीते जागते भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि उनके डेथ भी होगा, जीते जागते भी हो सकता है कि जीते जागते ही फादर ने कहा भाई मैं अपनी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं ऐसे इस तरीके से, लेकिन मेरी बेटियों की शादी नहीं हुई है, या एक बेटा अभी बेटे की भी शादी नहीं हुई है, ठीक है, या मान के चलिए मेरी मम्मी है, उनकी मेंटेनेंस के लिए भी मेरे को प्रोविजन करना है, तो उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया फैमिली सेटलमेंट में। फैमिली सेटलमेंट में उन्होंने कहा कि भाई सर ये प्रॉपर्टी का जो बेनिफिशियरी है इसमें ना जो भी प्रॉपर्टी हम दे रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन है कि इस तरीके से बेटी की शादी के लिए पैसे इकट्ठे होंगे, इस तरीके से बेटे की शादी के लिए इकट्ठे होंगे, इस तरीके से मेरी माँ के लिए पैसे इकट्ठे होंगे, या इस तरीके से बच्चों की माँ के लिए मतलब मेरी वाइफ के लिए इकट्ठे होंगे, कोई भी वो टर्म्स एंड कंडीशन रखी। तो उस केस में जो भी बेनिफिशियरी है, चाहे वो लड़की जिसकी शादी के लिए पैसे इकट्ठे होने थे वो, चाहे वो लड़का जो कुंवारा था वो भी जा सकता था, या फिर जो जिसने फैमिली सेटलमेंट बनाई उनकी माता, उनकी वाइफ, कोई भी जो भी उसमें बेनिफिशियरी होगा वो कोर्ट में चला जाएगा। वो कहेगा भाई साहब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और इस कॉन्ट्रैक्ट में मेरी मेंटेनेंस के लिए होना था, ये पैसा देना था, इनको बोलो ये पैसे देंगे, ठीक है, तो वो पैसे आपको देने पड़ेंगे। टेक फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने कहा दो भाई थे, फैमिली की प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है लेकिन माँ किसके पास रहेगी, ठीक है, तो माँ के बंटवारे ही होते हैं आजकल, तो उन्होंने कहा कि बेटी का एक काम करते हैं, माँ के हिस्से के लिए हम काम करेंगे, हर महीने 300 रुपए दोनों इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में दिया करेंगे।
अल्टीमेट बाद में दोनों ने देना भी बंद कर दिया, एक ने देना बंद किया तो दूसरे ने बहाना और मार दिया कि अच्छा जब छोटा नहीं देता तो मैं भी क्यों दूं, बड़ा कहता है जी छोटा नहीं देता, छोटा कहता है जी बड़ा नहीं देता, तो एक दूसरे के बहाने लगे। उस केस में माँ ने कहा कि भाई मैं कोर्ट में जा सकती हूँ क्या? माँ कोर्ट में गई। इन्होंने कहा भाई साहब हम कॉन्ट्रैक्ट तो हम दोनों भाइयों के बीच में हुआ, माँ कहाँ से आ गई? तो उन्होंने कहा, कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस केस में माँ का एंटाइटलमेंट है, माँ बेनिफिशियरी है, इसलिए इस कोर्ट में वो आ सकती है। चलिए, असाइनी ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। असाइनी ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट, हम लोग कहते हैं कि कई बार हम अपने कॉन्ट्रैक्ट में अपने जो राइट्स होते हैं वो किसी को असाइन कर देते हैं। राइट्स असाइन होते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी लायबिलिटी असाइन नहीं होती। तो राइट्स मैंने असाइन कर दिए। असाइनमेंट इज नथिंग बट नॉमिनेशन से थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। नॉमिनेशन में तो ये होता है कि भाई मैं कभी भी ये चेंज कर सकता हूँ, असाइनमेंट में वो चेंज भी नहीं हो सकता। अब इस केस में अगर मैंने अपने राइट किसी को ट्रांसफर कर दिए तो उस केस में जिसको असाइन किए हैं वो कोर्ट में कभी भी जा सकता है टुवर्ड्स द एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स एंड इंटरेस्ट। जो मेरे राइट और इंटरेस्ट थे उनके एनफोर्समेंट के लिए वो चला जाएगा। एग्जाम्पल समझ लीजिए, मान के चलिए मैंने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कराया। इंश्योरेंस कराने के बाद मैंने एक इंश्योरेंस कराया, मान के चलिए 1 करोड़ रुपए का। मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा जी मेरे को कर्जा चाहिए। बैंक ने कहा भाई कर्जा तो दे देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ हो गया तो हम पैसे कैसे रिकवर करेंगे? मैंने कहा यार ये रही मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी, इसको मैं आपको असाइन कर देता हूं। मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी असाइन कर दी। इस केस में बैंक के पास पूरा लीगल एंटाइटलमेंट है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी कोई भी डिफॉल्ट करती है तो वो कोर्ट में चली जाए। मान के चलिए मेरी डेथ हो गई, डेथ के केस में वो पैसा देना था, इंश्योरेंस कंपनी दे नहीं रही है, कोई भी बहाना मार रही है, तो उस केस में बैंक कोर्ट में चला जाएगा। मैं मान के चलिए जिंदा भी हूं, मतलब मेरी मतलब वो हो गई, क्या कहते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हो गई। जब मैच्योर हो गई तो मैच्योरिटी पे भी तो उनको पैसा देना था। अब एंडोमेंट पॉलिसी थी, मैच्योर हो गई, मैच्योर होने पे वो दे नहीं रहे, तब भी बैंक कोर्ट में चला जाएगा कि भाई साहब पॉलिसी मैच्योर हो गई, आप लोग पैसा दीजिए। तो उस केस में जबकि इंश्योरेंस कंपनी कहेगी भाई साहब हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ था? मिस्टर अमित गौड़ और हमारी कंपनी इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। हम कहेंगे नहीं सर, असाइनी के केस में असाइनी इज द बेनिफिशियरी और ऑटोमेटिकली वो भी कोर्ट में चला जाएगा। ये हमारा हुआ अगला पॉइंट। चलिए अगला, इससे भी नेक्स्ट पॉइंट, कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड। एक जमीन होती है, जमीन नॉर्मल कोर्स में फ्रीली ट्रांसफरेबल होती है, नॉर्मल कोई अधिकतर हम उसके साथ शर्तें जोड़ते नहीं है। लेकिन अगर मैंने कोई शर्त, कोई टर्म, कोई कंडीशन उस प्रॉपर्टी के साथ जोड़ दी तो वो उस प्रॉपर्टी के साथ परमानेंट अटैच्ड हो जाती है और ऑटोमेटिकली जिसको भी उसकी नोटिस होती है वो उसको वो पेमेंट करनी भी पड़ती है। इसे बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे एक बेसिक समझ लीजिए, हाउस टैक्स होता है, प्रॉपर्टी टैक्स होता है। हाउस टैक्स किसके साथ होता है? वो उस प्रॉपर्टी के साथ अटैच्ड होता है। तो अगर मैंने वो प्रॉपर्टी सेल आउट करी, आपने वो प्रॉपर्टी खरीदी जिस पर हाउस टैक्स ड्यू था, तो जो एमसीडी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, या जहां की भी वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उस टैक्स को नेक्स्ट बायर से रिकवर कर लेगी। क्यों? क्योंकि वो जो टैक्स है वो किसके साथ अटैच्ड है? लैंड के साथ। चलिए एक अनदर एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल जो कोर्ट केस है, उस केस में क्या हुआ कि मेरे पास 2 प्रॉपर्टी है, ठीक है, एडजेसेंट है बिल्कुल प्रॉपर्टी। मैंने एक प्रॉपर्टी सेल आउट कर दी और मैंने उसमें शर्त लगा दी कि भाई साहब ये प्रॉपर्टी मैं सेल तो कर रहा हूं, लेकिन आप इसे कभी भी इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप इंडस्ट्री लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली मेरा तो रहना भारी पड़ जाएगा, यहाँ पे पॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, मेरे को तो ये जमीन बिकेगी नहीं, मेरी जमीन कबाड़ हो जाएगी। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात। अब ये जो शर्त है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में लिख दी गई है, कॉन्ट्रैक्ट में जैसी लिखी गई, ये शर्त परमानेंट उस जमीन के साथ अटैच्ड हो गई ऑटोमेटिकली। अब जो भी बंदा इस प्रॉपर्टी को बाद में कभी भी खरीदेगा, मान के चलिए मैंने मिस्टर बी को बेची, बी ने मिस्टर सी को बेची, तो सी भी अब इसमें इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि वो शर्त जो है वो प्रॉपर्टी के साथ अटैच्ड है। ठीक है, चलिए अनदर वन, एस्टोपल। एस्टोपल ऑफ द लॉ तो बहुत क्लियर है सभी को कि मैं किसी पार्टी के आगे कुछ इस तरीके से बिहेव करता हूं या कंडक्ट करता हूं या कुछ बातें बोलता हूं जिससे दूसरी पार्टी को ये एज्यूम हो जाता है कि मैं क्या कहना चाहता हूं। वो गलत इंटरप्रिटेशन में कई बार अपनी गलत ही बोल जाता हूं और उस गलत पे फिर मैं बाद में हटना चाहूं तो हट सकता हूं? नहीं, इसे कॉम्प्लिकेट हो गया। चलिए मान के चल लीजिए हम 2 लोग बैठे हुए हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर सी भी बैठे हुए हैं। मिस्टर ए ने मिस्टर सी से कहा कि भाई साहब मैंने अमित गौड़ को ना 1 लाख रुपए दे रखे हैं, और मैं वहां पे कोई बात मना नहीं करता, मैं ये नहीं कहता कि नहीं नहीं क्या बात कर रहे हो, मैंने कौन से ले ली, मैं वहां चुपचाप बैठा रहता हूं।
इट मीन्स मिस्टर सी को ये विश्वास हो गई होगा, फिर इसका मतलब कि मैंने उनसे 1 लाख रुपए ले रखे हैं मिस्टर ए से। तो अब बाद में अगर गलती से कभी कुछ केस हो और वो कहे कि भाई साहब आपने क्या मिस्टर ए से 1 लाख रुपए नहीं ले रखे थे, तो मैं मना नहीं कर सकते कोर्ट में, स्पेशली मिस्टर सी के अगेंस्ट। मिस्टर सी के अगेंस्ट में कभी भी मना नहीं कर सकता कि नहीं जी मैंने इनसे 1 लाख रुपए नहीं ले रखे थे, मैं स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग, मैंने जो एक पहले कंडक्ट कर दिया है उसका जस्ट अपोजिट अब मैं नहीं कह सकता। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल। ठीक है, तो यही कंसिडरेशन में भी आ जाता है कई बार। जैसे एक एग्जांपल समझ लीजिए, मान के चल लीजिए मिस्टर ए ने कुछ पैसे दिए मिस्टर बी को, टेक फॉर एग्जांपल 50,000 रुपए, जैसे हमने कहा कि 50,000 रुपए दिए और उनको कहा कि भाई ये पैसे आप किसको दोगे, मिस्टर सी को। मिस्टर सी को आप मिस्टर सी को ये पैसे दे दो। बी ने इन्फॉर्म भी कर दिया सी को कि भाई साहब आपके पैसे आ गए, आपके पैसे मेरे पास पड़े हुए हैं, आप कभी भी कलेक्ट कर लेना, आप कभी भी कलेक्ट कर लेना, आपके पैसे मेरे पास पड़े हुए हैं। तो मिस्टर सी अब बाद में बोलते हैं कि भाई साहब मेरे पैसे दो। मिस्टर बी कहते हैं नहीं नहीं मैं किस बात के पैसे दूं, क्योंकि पैसे जो आए हैं वो मिस्टर ए से आए हैं, कॉन्ट्रैक्ट है मेरा और बी का, तो आप कहां से एंटाइटल। सॉरी सर, स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग, आपने खुद बोला कि आपके पैसे आ गए, आपके पैसे मेरे पास पड़े हुए हैं और आप मेरे से पैसे कभी भी रिकवर कर लेना। ठीक है, तो हो सकता है आप बाद में मिस्टर सी ये कहते हैं कि नहीं जी ये वो सॉरी मिस्टर बी ये बोलते कि नहीं नहीं वो तो जो 50,000 रुपए आए थे वो तो उसने मेरे लोन दिए थे, आपका नहीं था। सॉरी, आप बोला तो आपने है ना कि भाई वो पैसे मिस्टर सी के हैं और मिस्टर सी को आप कभी भी मेरे से रिकवर कर लेना, तो ऑटोमेटिकली स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग। चलिए जी, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड थ्रू एजेंट, अगर किसी प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में हमारा वो है और आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है थ्रू एजेंट, तो हमेशा उस एजेंट के कामों के लिए लायबल कौन होता है, प्रिंसिपल। तो ऑटोमेटिकली उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकता है प्रिंसिपल भी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होता है एजेंट और किसी आउटसाइडर के बीच में, लेकिन लायबिलिटी प्रिंसिपल की भी हो जाती है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं उस केस में प्रिंसिपल उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकता है। चलिए, जैसे बहुत से सिंपल से एलआईसी का एग्जांपल होता है। एलआईसी में हमेशा कॉन्ट्रैक्ट कौन करता है, हमारे पास तो हमेशा एजेंट ही आते हैं ना, एलआईसी खुद तो उठ के आती नहीं है, तो क्या उस केस में एलआईसी हमारे पास कोर्ट केस कर सकती है, डैम श्योर कर सकती है, क्योंकि अल्टीमेट एजेंट किसके बिहाफ पे काम कर रहा होता है, इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पर। वैसा वर्षा भी है, वैसा वर्षा भी है। टेक फॉर एग्जांपल, जैसे हम कॉमन में हम जाते हैं दुकान पर, हम कहते हैं भाई साहब ये टीवी, हाँ जी भाई साहब ये टीवी है एलजी का, सैमसंग का या किसी भी कंपनी का। ठीक है, हम कहते हैं अच्छा भाई इसकी कोई गारंटी है, हाँ जी 2 साल की गारंटी है, 5 साल की गारंटी है, हम ले आते हैं। अब वो गुड्स खराब हो जाते हैं, गुड्स खराब हो जाता है, हम दुकानदार को बोलते हैं भाई साहब ये गुड्स खराब हो गया, वो कहता है भाई साहब ठीक है कंपनी को कंप्लेंट कर दो। मैं कंपनी को कंप्लेंट करता हूँ, अब कंपनी तो ऐसे केस में सीधा इनकार कर दे, भाई साहब फ्रिज आपने किससे खरीदा था, मेरे से खरीदा था, गारंटी मैंने दी थी, गारंटी तो आपने दुकानदार से ली है जी। सॉरी सर, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दुकानदार किसके बिहाफ पर काम कर रहा था, कंपनी के बिहाफ पर। जब दुकानदार आपके बिहाफ पर काम करता है तो ऑटोमेटिकली प्रिंसिपल की लायबिलिटी है उस कॉन्ट्रैक्ट में। अगर वो 5 साल की वारंटी लिखी हुई है तो वो 5 साल के लिए कंपनी बाउंड है। ठीक है, चलिए जी, तो कॉन्ट्रैक्ट थ्रू एजेंट, उस केस में भी जो मतलब जो कंपनी है, कंपनी कोर्ट में आ जाएगी एज एन प्रिंसिपल और वो उसके लिए लायबल भी हो जाएगी एज वेल एज एनफोर्स भी करा पाएगी। अब हमारा आता है आज का वन ऑफ द लास्ट टॉपिक कंसिडरेशन से, वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। एक कंसिडरेशन के बिना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सेक्शन 10 बड़ा क्लियरली बोलता है लॉफुल कंसिडरेशन होगा तभी कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा। तो वन ऑफ द वेरी इसेंशियल कंडीशन हमारी लॉफुल कंसिडरेशन होती है। ठीक है, तो इट मींस अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में, अगर किसी एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं है, वन साइडेड कंसिडरेशन है, सेकंड साइड कंसिडरेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने कंसिडरेशन में क्या बोला है, अदले का बदला। ठीक है, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। ठीक है, तो कुछ ना कुछ दोनों तरफ से होना चाहिए, दोनों साइड से कुछ ना कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं है सिंगल साइडेड नहीं हो सकती, चैरिटी नहीं हो सकती, सोशल एग्रीमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली कंसिडरेशन दोनों तरफ से होगी। तो अगर कंसिडरेशन दोनों तरफ से नहीं है, कंसिडरेशन केवल एक तरफ से है, तो क्या वो एग्रीमेंट वैलिड है? हमने कहा नहीं, ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा। लेकिन सेक्शन 25 प्लस 2-3 सेक्शन हमारे और भी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में,
तो ये कुछ एक्सेप्शन डिटरमिन करते हैं जहां पर हम ये बोलते हैं कि एक एग्रीमेंट, कोई भी एक एग्रीमेंट जहां विदाउट कंसीडरेशन है वो भी वैलिड हो जाएगा, प्रोवाइडेड ये टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फाई कर दीजिए। क्या टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फाई कीजिए? जैसे पहला एक्सेप्शन, प्रॉमिस मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ऑलवेज रिमेंबर नेचुरल लव एंड अफेक्शन। इट मींस पहली शर्त, कुछ ना कुछ आपके बीच में पहले से ही रिलेशनशिप थे, तभी तो नेचुरल था। नेचुरल कब होगा? जब आपके बीच में पहले से ही कोई ना कोई रिलेशनशिप थे, तो नियर रिलेशनशिप पहले से ही था। लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, उस रिलेशनशिप में भी लव एंड अफेक्शन होना चाहिए। ठीक है, ये हुआ हमारा दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, जो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ये इन राइटिंग होगा, रजिस्टर्ड होगा फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, जो भी उस डॉक्यूमेंट में हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है, इन राइटिंग होना चाहिए। और अगर किसी लॉ में ये लिखा है कि वो रजिस्टर्ड भी होना चाहिए तो रजिस्ट्रेशन भी होगा। टेक फॉर एग्जांपल, मान के चल लीजिए मैंने कहा मैं अपनी बीवी को, अपनी वाइफ को कोई प्रॉपर्टी फ्री में गिफ्ट करना चाहता हूं, डोनेट मतलब वाइफ को देना चाहता हूं नेचुरल लव एंड अफेक्शन में, तो उस केस में मैं ये दे सकता हूं, और ये लेकिन रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या कहता है कि जब भी प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, उनको उनका ट्रांसफर कभी तभी वैलिड होगा जबकि वो ड्यूली रजिस्टर्ड होंगी। तो उस केस में रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। अगर ऐसा कोई सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है, मान के चल लीजिए मैंने कहा अपनी वाइफ को मैं तो 10 लाख रुपए गिफ्ट करना चाहता हूं, 10 लाख रुपए, तो उस केस में ये रजिस्ट्रेशन होना कंपल्शन नहीं है। वहां पर सिंपल ये कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होगा, नियर रिलेशनशिप में नेचुरल लव एंड अफेक्शन में मैं दे रहा हूं, ये परफेक्टली वैलिड हो जाएगा। चलिए, जैसे एक एग्जांपल अब इसमें याद रखिएगा नेचुरल लव एंड अफेक्शन का। टेक फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देखता हूं। मान के चलिए एक मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में लगातार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लगातार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अब इतने लड़ाई झगड़े से हस्बैंड हो गए परेशान और उसने कहा भाई ऐसा है बीवी, मुझे कर माफ, तू कहीं अलग जाके रह और मेरे से बेशक पैसे ले ले। ठीक है, हर महीने के मैं तेरे को कुछ भी पैसे दे दिया करूंगा, हर महीने के दूंगा या टोटल लमसम दे दूं। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर इस केस में डाइवोर्स की बात नहीं आ रही अभी तक। ठीक है, कि कहीं आप सोचोगे डाइवोर्स में और कोर्ट में हो रहा है, कोर्ट में कुछ नहीं हो रहा, ना डाइवोर्स हो रहा है। सिंपल हम लोगों ने कहा है कि हमने एग्रीमेंट कर लिया बस कि भाई तू बीवी तू अलग है, मेरे से सेपरेट रह, मुझे माफ कर, मैं तेरे से हर दिन की लड़ाई झगड़े से परेशान हो गया, और ये एग्रीमेंट मैंने लिख भी दिया, रजिस्टर्ड भी हो गया। इसके बाद क्या मेरी बीवी मेरे से वो पैसे मांग सकती है? ठीक है, सॉरी सर, नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बोला है, हम लोगों ने क्या बोला था? नेचुरल लव एंड अफेक्शन, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अरे भाई, जहां लड़ाई झगड़ा हो रहा है वहां लव एंड अफेक्शन कहां रह गया? ठीक है, तो लव एंड अफेक्शन का होना कंपलसरी था। चलिए, सेकंड वन, प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर वॉलंटरी सर्विसेज, प्रॉमिस टू पे फॉर वॉलंटरी सर्विसेज। वॉलंटरी सर्विसेज आर नथिंग बट, अगर आप इसे ध्यान दो तो हमने पहले ही बोल दिया था, पास्ट कंसिडरेशन। पास्ट कंसिडरेशन में यही चीज होती है कि अल्टीमेटली जब कोई काम किया गया था तब तो वो किया गया था वॉलंटरीली, उसके बाद उस वॉलंटरी एक्ट का आपने बेनिफिट उठाया था, प्रॉमिसर ने बेनिफिट उठाया था। इसका मतलब प्रॉमिसर उस समय मौजूद था जब वो काम हो रहा था, तब उस समय वो एग्जिस्टेंस में था, और इसीलिए अब उसने कहा कि भाई साहब, प्रॉमिसर ने भविष्य में जाके कुछ समय बाद जाके उसने कहा यार तुमने मेरे को इतना बेनिफिट करवाया था, तुमने मेरे लिए काम किया था, तो मैं आपको कुछ कंपनसेशन देना चाहता हूं, आपको कंपनसेट करना चाहता हूं। जैसे ही उसने ये कंपनसेट करने का प्रॉमिस किया, आइदर ऑरली और रिटन, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया वैलिड, ये कंसिडरेशन परफेक्टली वैलिड है, और अब आप डिनाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ग्रेशियस एक्ट में वॉलंटरी जो ग्रेशियस एक्ट था वहां पर आपकी चॉइस थी, आपको कंपल्शन नहीं होता कि आपको देना ही देना था, लेकिन अगर आपने प्रॉमिस कर दिया तो आपको देना पड़ जाएगा, फिर वो परफेक्टली वैलिड हो जाएगा, अब आप डिनाई नहीं कर पाएंगे। चलिए, सिमिलरली प्रॉमिस टू पे ए टाइम बार डेट। टाइम बार डेट में मोटे तौर पे लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट है हमारे यहाँ। लिमिटेशन एक्ट वो कहता है हर चीज के लिए कि भाई कोई भी काम होता है उसके लिए आप कुछ पर्टिकुलर टाइम में ही कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए एक टाइम बार, मैंने किसी को पैसा दिया और 3 साल के अंदर वो टाइम बार हो गया। जब टाइम बार हुआ तो मैंने कहा कि यार अब तो मैं कोर्ट में जा ही नहीं सकता, कोर्ट में नहीं जा सकता, अब मैं क्या करूं?
तो मान के चलिए मैंने मिस्टर एक्स को दिया था। अब मिस्टर एक्स ने कहा कि यार ठीक है, देखो जी ऐसा है, आपने पैसे तो दिए थे, 3 साल हो गए, कोर्ट में तो मेरे को भी पता है आप कोर्ट में तो नहीं जा सकते, बट फिर भी समाज के दबाव से या मेरी आज कंडीशन ठीक हो गई है इस वजह से, या कोई भी एक्स वाई जेड, कोई इसी भी वजह से मैं आज आपके कुछ पैसे वापस करना चाहता हूं। तो मैंने प्रॉमिस किया, किसने प्रॉमिस किया भाई? डेटर ने प्रॉमिस किया कि मैं आपका कोई टाइम बार डेट देना चाहता हूं। ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा प्रोवाइडेड, वो कंसीडरेशन वैलिड हो जाएगा प्रोवाइडेड मेड इन राइटिंग, ये राइटिंग में होना चाहिए, डेटर ने साइन किया होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो प्रॉमिस है वो आइदर होल का भी हो सकता है और एनी पार्ट का भी हो सकता है। मान के चलिए मैंने कहा कि मैंने 1 लाख रुपए दिए थे, तो सामने वाले मिस्टर एक्स ने कहा कि भाई साहब 1 लाख रुपए तो नहीं दूंगा, देखो ऐसा है 20,000 रुपए दे देता हूं, आप बताओ क्या करोगे? अल्टीमेट मेरे तो पैसे डूबे ही हुए हैं भाई। ठीक है, मेरे पैसे जब डूबे हुए हैं तो मैं कहूंगा ठीक है भाई साहब 20,000 रुपए दे दो। ठीक है, एग्रीमेंट कर दो इन राइटिंग, एग्रीमेंट कर दो इन राइटिंग, और इस राइटिंग पे प्लीज आप साइन कर दो, या तो आप कर दो या आपके ब्याह पर कोई भी एजेंट साइन कर दे। तो जैसे ही वो साइन करेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड हो जाएगा। अब उस केस में डेटर दोबारा कोर्ट में ये नहीं कह सकता कि नहीं नहीं बताओ सर, जब मैं ये प्रॉमिस कर रहा था दोबारा कि मैं 20,000 रुपए दूंगा, तो 20,000 के बदले में मुझे क्या गेन हो रहा था? अल्टीमेट कंसीडरेशन है क्या? मुझे कुछ गेन होना चाहिए, एक मेरे को गेन होगा, दूसरे वाले को नुकसान होगा, साइड बाय साइड उसको कुछ गेन होगा, मुझे नुकसान होगा। मान के चलिए मैं ये कहता हूं कि मान के चलिए मैंने आपको कहा कि मैं आपकी गाड़ी खरीदना चाहता हूं, तो उसको मुझे गाड़ी खरीदनी है 10,000 रुपए में, तो मेरे को 10,000 रुपए जैसे ही मैं दूंगा तो मेरे को 10,000 रुपए का नुकसान हुआ, बेनिफिट क्या हुआ? गाड़ी का। सिमिलरली दूसरे बंदे को नुकसान हुआ गाड़ी का, बेनिफिट हुआ 10,000 रुपए का। तो ऐसे टाइम बार डेट में डेटर क्या कहेगा, भाई साहब मैं 20,000 रुपए तो दे रहा हूं, लेकिन मुझे क्या गेन हो रहा है? तो ये कंसीडरेशन वन साइडेड है। तो हम कहेंगे नहीं सर, ये प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट है। टाइम बार डेट में आपको पहले से कंसीडरेशन पुराने टाइम पे मिल गई थी, इसलिए अब आप मुकर नहीं सकते और आपको ये पैसे देने पड़ेंगे। चलिए एजेंसी के केस में तो सिंपल सा सेक्शन 185 कहता है कि जी आप लोगों को कंसीडरेशन की जरूरत नहीं होती कभी भी एजेंसी बनाने के लिए। प्रिंसिपल आप लोगों के प्रिंसिपल और एजेंसी के रिलेशनशिप में कोई कंसीडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। कंप्लीटेड गिफ्ट और नेचुरल लव एंड अफेक्शन में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस समझिएगा। हम लोग कहते हैं कंप्लीटेड गिफ्ट के केस में भी मैंने कुछ चीज किसी को देनी चाहिए, ऑटोमेटिकली मैंने उसे गिफ्ट दिया, उसने वो चीज स्वीकार कर ली, वो गिफ्ट स्वीकार कर लिया, ऑटोमेटिकली इमीडिएटली वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया, कंसीडरेशन वैलिड हो गया। इस केस में नेचुरल लव एंड अफेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि हस्बैंड वाइफ के बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन होगा और इसीलिए वो कंप्लीटेड गिफ्ट वही हो सकते हैं। कंप्लीटेड गिफ्ट किसी के केस में भी हो सकते हैं। कॉमन वे में होता है ना, हम शादियों में जाते हैं किसी को भी गिफ्ट कर देते हैं, तो उनके बीच में हमारा रिलेशनशिप थोड़ी होता है, तो वहां पर नियर रिलेशनशिप नहीं होता, तो वो लेकिन कंप्लीटेड गिफ्ट होते हैं, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड हो जाते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये हुआ हमारा कंप्लीटेड गिफ्ट का बेसिक है, इसमें मुझे सबसे ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है। चलिए जी, चैरिटी एक अपने आप में बहुत वो है। नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में मैं जाता हूं मंदिर में पुजारी जी मिले, मैंने कहा पुजारी जी आज मेरा मन बहुत खुश है, मन खुश है, मैं आज 1,000 रुपये आपको दूंगा। ठीक है, अब मैं तो उस दिन मन खुश था, अगले दिन मन खुश नहीं है। पुजारी जी अगले दिन मिले, बेटा जी तुमने कहा था 1,000 रुपये दो, 1,000 रुपये दो। मैंने कहा किस बात के 1,000 रुपये? कि जी चैरिटी में आपने बोला था। वो कौन सी चैरिटी? उस दिन मन खुश था, आज मन खुश नहीं है, आज ना मिल रहा कुछ भी पैसा। तो कोर्ट में पुजारी जी जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वास्तविकता में रियल कंसीडरेशन है ही कहां भाई साहब, कंसीडरेशन है कहां? मैं तो 1,000 रुपये दूंगा, मुझे क्या मिलेगा? ठीक है, अब पुजारी जी का आशीर्वाद हमारे यहाँ मतलब वो नहीं है, कंसीडरेशन नहीं आता कभी भी। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इस केस में, चैरिटी के केस में कंसीडरेशन का होना कोई जरूरी नहीं है। चलिए जी, हम एक लेकिन अब इस केस में एक और भी है। अगर मैंने कहा पुजारी जी को, पुजारी जी 1,000 रुपये दूंगा, ठीक है, मन बहुत खुश है, और आज निर्जला एकादशी है, निर्जला एकादशी में तो जी दुनिया जल बांटती है, तो आज मेरे को मन बड़ा खुश है, आज एक काम करो मैं दूंगा 1,000 रुपये। ठीक है, पंडित जी ने कहा यार बड़े अच्छे भक्त है, 1,000 रुपये देगा, तो भाई एक काम करो 1,000 रुपये की रूह अफ़ज़ा, चीनी, दूध मंगा के उन्होंने तो बांट दिया, और उसके बाद उन्होंने बोला भाई साहब पैसे दो। मैंने कहा अगले दिन अब मेरा मूड खराब, मैंने पहले बोला मेरा मूड खराब, मैंने कहा किस बात के पैसे? उन्होंने कहा भाई बेटा तुमने तो कहा था 1,000 रुपये दोगे,
मैं कौन से 1000 रुपए दूंगा, मेरे को क्या बेनिफिट हुआ उससे। तो इस केस में पुजारी जी तो बेचारे फ्री फालतू में लुट गए, अल्टीमेट वो तो फ्री फालतू में फंस गए मेरी वजह से, क्योंकि मैंने कुछ प्रॉमिस कर दिया था। तो कोर्ट कहता है नहीं यार भाई देखो, जब अगर आपने कोई प्रॉमिस किया और उस प्रॉमिस के वजह से सामने वाले इंसान ने कुछ कमिटमेंट आगे कर दी और जिसकी वजह से वो फंस गया, उसने लायबिलिटी इनकर कर ली, तब तो आपको अपना प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा। अप टू द एक्सटेंट ऑफ, किस एक्सटेंट तक, जिस एक्सटेंट तक उन्होंने अपनी लायबिलिटी इनकर करी। टेक फॉर एग्जांपल, पानी वाले ही केस में मैंने कहा था पुजारी जी को 1000 रुपए कर दो, पुजारी जी ने 800 रुपए का दूध, चीनी और रूह अफ़ज़ा बांटा था, 800 रुपए का। तो अब मेरी लायबिलिटी कितनी है, मेरे को देना पड़ेगा 800 रुपए, 800 रुपए मेरा देना कंपलसरी हो जाएगा। ये बहुत अच्छा केस डिसाइडेड हुआ था केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद में। हमने कहा कि हावड़ा में एक टाउन हॉल बनना था, अल्टीमेट जो कमिश्नर साहब थे उन्होंने लोगों से कहा कि भाई सब लोग प्लीज टाउन हॉल बनने के लिए चंदा दो। तो गौरी मोहम्मद जी गए, उन्होंने कहा भाई साहब ठीक है, मेरी तरफ से भी लिखो 100 रुपए। पुराने जमाने की बात है, 100 रुपए की अच्छी खासी वैल्यू थी, तब तो दिल खुश हो गया, नाम हो गया भाई मेरा, क्या देखा मैंने इतना नाम कर दिया। बाद में उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। इधर केदारनाथ जी ने तो ऑटोमेटिकली वो पूरा टाउन हॉल बनाने के लिए पूरी सब लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया था, सब लोगों को टाउन हॉल बन गया, लायबिलिटी इनकर हो चुकी है। अब उन्होंने कहा भाई साहब अगर पैसे नहीं आए तो किसको देने पड़ेंगे, ये तो फंस गए हम। उन्होंने कहा भाई कोर्ट में चलते हैं केस। कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा कि भाई साहब सही बात है, लायबिलिटी तो इनकर हो चुकी है, और लायबिलिटी इनकर हो चुकी है तो अब वो पैसे देने पड़ेंगे, तो पैसे देने पड़ जाएंगे अगर आपने चैरिटी में कुछ बोला और सामने वाले ने आपके प्रोमिसेस पर कोई लायबिलिटी इनकर कर ली। चलिए जी, लास्ट 2 एलिमेंट और पढ़ लेते हैं, बेलमेंट एंड गारंटी। बेलमेंट इज नथिंग बट, बेलमेंट तो सीधा सीधा होता है कि मैं जाता हूँ, मान के चलीजिए मैं कहीं जा रहा हूँ और मैंने कहा कि भाई साहब, मैं अपने पड़ोसी को बोलता हूँ यार मैं तो जा रहा हूँ, प्लीज यार कुछ दिन के लिए मेरा कुछ सामान रख लोगे, ठीक है, कुछ भी चीज, तो उन्होंने वो सामान रख लिया। मैं बाद में आता हूँ, मैं कहता हूँ भाई साहब मेरा सामान वापस दे दो, ठीक है, तो क्या वो इस बात के पैसे मांगेंगे? वो कहेंगे भाई साहब नहीं, अब मैं तुम्हारा सामान वापस नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि कोई कंसिडरेशन तो था ही नहीं, मैं तो वापस दूंगा नहीं। सॉरी सर, इन केस ऑफ बेलमेंट कोई कंसिडरेशन का होना कंपल्शन नहीं है, कंपल्शन नहीं है, चॉइस में हो सकता है। उस कॉन्ट्रैक्ट में हम लिख देते कि भाई ठीक है जी तुम मेरे सामान रखोगे इतने पैसे देंगे, तब तो बात अलग है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कोई कंसिडरेशन की होना कंपल्शन भी नहीं है, ठीक है। तो बेलमेंट में कंसिडरेशन का रिक्वायरमेंट कंपल्सरी नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गारंटी। हम नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में बैंकों में गारंटी देते हैं, ठीक है। अल्टीमेट कोई बंदा बैंक से के पास जाता है, वो कर्जा मांगता है, कर्जा जब मांगता है तो बैंक कहता है भाई साहब अगर आपको कुछ हो गया तो कोई तो गारंटी दे जो आपके बदले में पैसा दे पाए, ठीक है। मिस्टर एक्स गारंटी दे देते हैं। मान के चलिए कोई, मैं लोन लेने गया, मैंने बैंक से कर्जा मांगा, बैंक उन्होंने कहा गारंटी दो, मैंने अपने दोस्त को खड़ा कर दिया, भाई साहब तू गारंटर बन जा, उसने वो गारंटर बन गया। अब जब मैंने डिफॉल्ट किया तो बैंक मेरे दोस्त से पैसा रिकवर करेगा, दोस्त से जब पैसा रिकवर करेगा तो मेरा दोस्त कहता है भाई साहब मेरे को क्या फायदा होगा, कंसिडरेशन होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, मुझे तो कुछ पैसा मिला ही नहीं, कुछ मुझे तो कोई बेनिफिट ही रिसीव नहीं हुआ, तो मैं तो पैसे नहीं दूंगा। सॉरी सर, इट्स ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, और उस केस में गारंटर जो श्योरिटी बन रहा है उसको कोई कंसिडरेशन का होना जरूरी नहीं है। श्योरिटी के पास गारंटी नहीं होगी, क्योंकि कंसिडरेशन जो पैसा मुझे मिला, जो प्रिंसिपल डेटर को जो पैसा मिला है, वही अपने आप में एक सफिशिएंट कंसिडरेशन है टुवर्ड्स श्योरिटी, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में भी आपकी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है, वहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रह जाएंगे। दिस इज द पार्ट ऑफ कंसिडरेशन। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोगों ने आज पढ़ा कंसिडरेशन। अल्टीमेट फिर से रिपीट, आप लोग प्लीज याद रखिएगा फिर से हमारा डायलॉग कि हमने पढ़ाया, हमने बोला, आपने सुना, लेकिन आपने नहीं पढ़ा। तो आप पढ़ेंगे कब? जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे, जब आप अपनी स्टडी मॉड्यूल के थ्रू गो थ्रू होंगे, जब आप अपनी स्टडी मॉड्यूल के थ्रू गो थ्रू होंगे, बुक से पढ़ेंगे, तो आपको ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जेन्युइनली क्लियर तभी होगा, अदरवाइज तो ये कहीं ना कहीं आपका सुना सुनाया रह जाएगा, और सुना सुनाया हमेशा माइंड में रिटेन नहीं होता है, ठीक है। तो प्लीज आप अपनी स्टडी मॉड्यूल के थ्रू गो थ्रू जरूर होइएगा। एंड अगेन, अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। आपके कमेंट से हमें पता चलता है कि हमारी वीडियो में कहाँ कमियां हैं, कहाँ इसमें सुधार की गुंजाइश है। एज वेल एज जब आप शेयर करते हैं तब तो फिर हमारा मोटिवेशन और बढ़ता है, ताकि हम एक नए वीडियो लेकर आए और ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें, और नए वीडियो बनाने के लिए हमारे को हिम्मत मिले, प्रेरणा मिले। इस चीज़ के लिए हमारे को कहीं ना कहीं आपके शेयरिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा।
धन्यवाद। थैंक्स।